पेड़ में रहने वाली काली चुड़ैल की कहानी। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग वैसे तो अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे, पर एक बात थी जिसने गांव वालों की नींद उड़ा कर रखी थी। गांव में खेलने वाले बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे थे, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। एक दिन, देख गुड्डू, मैं मुखिया के खेत में धान काटने जा रही हूँ। तू और मीना घर में ही रहना। खबरदार, जो घर के बाहर कदम रखा तो। माँ, तुम तो सवेरे ही सवेरे घर से चली जाती हो और हम दोनों को घर में रहने का बोल जाती हो। अब आप ही बताओ ना, पूरा दिन घर में बैठे बैठे हम दोनों परेशान हो जाते हैं। हमारा भी तो मन करता है ना कि हम बाहर जाएं और गांव के बच्चों के साथ खेले कूदें। ज्यादा मत बोल, मुझे पता है ना गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं। काव्या काकी बता रही थी कि गांव में किसी चुड़ैल का साया है, वही बच्चों को गायब कर रही है। खबरदार, जो तू घर से बाहर निकला। गुड्डू की माँ दोनों को समझा बुझाकर वहाँ से चली गई, लेकिन गुड्डू कुछ और ही सोच कर बैठा था। माँ के जाने के बाद मीना चलती है क्या? दोनों मिलकर गांव की चौपाल पर लगे आम के पेड़ से शुद्ध आम तोड़कर खाएंगे। गुड्डू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? याद है ना, माँ ने हम दोनों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर सच में उस चुड़ैल ने हमें पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा? हाँ, अरे बड़ी डरपोक है तू। कोई चुड़ैल नहीं है गांव में। माँ बस हमें डराने के लिए ऐसी कहानियाँ सुनाती है। बहुत हो गया, अब मैं इस कमरे में बंद होकर नहीं रहने वाला। मैं तो जा रहा हूँ। पहले आम के पेड़ से जी भर के आम खाऊंगा, उसके बाद शहतूत के मजे लूंगा। तू बैठी रहे घर में और माँ की बनाई हुई सूखी रोटियां खा और मक्खियां मार। मीना अपने भाई को काफी समझाती है, लेकिन गुड्डू उसकी एक नहीं सुनता और भरी दोपहर में घर से निकल जाता है। गुड्डू ने देखा कि गांव की सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। न कोई औरत, न कोई आदमी, यहाँ तक कि कोई बच्चा भी रोड पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन गुड्डू को किसी की परवाह नहीं थी। वो अपनी मस्ती में मगन गांव के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में गुड्डू आम के पेड़ के नजदीक पहुंच गया और आम खाने लगा। तभी उसकी नज़र पास में लगे हुए आम के पेड़ के पीछे एक लड़की पर गई। अच्छा, तो मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई है? मुझे लगा कि गांव के सारे बच्चे चुड़ैल से डरकर घर में छिपे बैठे हैं। ये लड़की, कौन हो तुम? सामने आओ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम मिलकर आम खाते हैं। अच्छा ये तो बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? अरे कहाँ पर रहती हो? गुड्डू के बार बार बोलने पर वो लड़की धीमे से बोलती है, मैं तो यहीं पर रहती हूँ और मेरा नाम नैना है। लो मैं आ गया, अब तुम भी सामने आओ। गुड्डू के कहने पर वो छोटी लड़की पेड़ की आड़ से निकलकर सामने आ जाती है। गुड्डू यह देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। वह एक बुरी शक्ल की चुड़ैल थी, जिसका रंग बिल्कुल हरा था, जिस कारण वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। क्या तुम चुड़ैल हो जो बच्चों को मार कर खा जाती है? हाँ, मैं चुड़ैल तो हूँ, पर तुमसे ये किसने कहा कि मैं बच्चों को मार कर खाती हूँ? बल्कि मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ खेलती हूँ। इसका मतलब मुझे तुमसे कोई भी खतरा नहीं है। तुम मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी? नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? बल्कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें रोज इस पेड़ से मीठे मीठे आम, शहतूत और अमरूद खिलाऊंगी। तुम्हारे जैसे मेरे और भी दोस्त हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? पर मुझे तुमसे डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, हम सब साथ में खेलेंगे और अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, चलो मेरे साथ। मीठे मीठे आम, अमरूद और शहतूत का नाम सुनकर गुड्डू के मुंह में पानी आ गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलता हूँ। नैना गुड्डू को अपनी अलग ही दुनिया में लेकर आ गई थी, जहाँ पर गुड्डू देखता है कि उसकी ही तरह बहुत ही सारे बच्चे वहाँ पर हैं, जो पिछले कुछ ही दिनों में गाँव से गायब हुए थे। थोड़ी देर बाद गुड्डू, हाँ देखो नैना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत खा लिया है और अब मेरा खेलने का भी मन नहीं हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो तुम मुझे मेरे घर वापस छोड़ सकती हो? मेरी छोटी बहन और मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। गुड्डू की यह बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है।
अब तो मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही रहना होगा। नैना की ये बात सुनकर मानो गुड्डू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। गुड्डू कुछ देर तक उसे मनाता है और कहता है कि मैं अब ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता नैना। पर नैना उसकी एक नहीं सुन रही थी और वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। फिर गुड्डू के सब्र का पालन टूट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। गुड्डू ये समझ गया था कि जब वो चुड़ैल के साथ उसकी दुनिया में आ रहा था तो कुछ बच्चे उसे रोते हुए क्यों नजर आ रहे थे, क्योंकि चुड़ैल ने उन्हें अपनी दुनिया में बंद कर लिया था और वो लोग भी गुड्डू की तरह फंस गए। दूसरी तरफ जब गुड्डू को गए हुए काफी समय हो गया तो उसकी बहन मीना को उसकी टेंशन होने लगी। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है और माँ भी काम से लौट आएगी। जब माँ मुझसे गुड्डू के बारे में पूछेगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। मुनिया भी सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ घर लौट आती है। अरे मीना, ये सारा का सारा खाना तो ऐसे का ऐसे ही रखा है। आज तुम दोनों लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? और ये गुड्डू कहाँ है, कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? अरे माँ, आज मुझे और गुड्डू को भूख नहीं लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने खाना नहीं खाया। और गुड्डू भैया तो अपने दोस्त श्याम से मिलने गए हुए हैं, थोड़ी ही देर में आते होंगे। अरे मैंने इस लड़के को 1000 बार मना किया है कि घर से बाहर मत निकला कर, घर से बाहर मत निकला कर, पर इसके कान में तो जू ही नहीं रेंगती। तो खैर, मैं इसे बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप परेशान मत हो, आप अभी अभी काम से आई हो और थकी होगी, आप घर पर आराम करो, मैं गुड्डू भैया को बुला लाती हूँ। और वैसे भी श्याम भैया का घर कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, 2 कदम छोड़कर तो ही है। घर से बाहर निकलने के बाद माँ से झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब क्या करूँ, भैया को कैसे बुलाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं और भैया गांव के चौपाल वाले पेड़ पर आम खाने की बात कर रहे थे, जरूर भैया वहीं पर होंगे। मीना गांव वाले चौपाल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने भाई को आवाज लगाने लगती है। गुड्डू भैया, आप कहाँ हो? गुड्डू भैया, जल्दी आओ। गुड्डू को मीना की आवाज उसके कान तक तो पहुंच गई थी, पर वो उसकी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहा था। देखो नैना, मेरी बहन मुझे लेने आई है और घर में मेरी माँ भी बहुत परेशान होगी, अब तो मुझे जाने दो। तू चिंता क्यों करता है, तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है ना। मैं तेरी बहन को भी यहाँ ले आती हूँ, फिर तुम दोनों लोग मेरे साथ खेलना, बहुत मजा आएगा। और नैना ऐसे ही मीना को भी अपने साथ खेलने के बहाने से ले आती है। अरे भैया, आप भी यहीं पर हो, ये कैसी अजीब सी जगह है। ये तूने क्या कर दिया बहन, अब हम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये चुड़ैल हमें बाहर नहीं जाने देगी। देखो नैना, ये अच्छी बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने आए हुए थे और तुमने हम सबको धोखा देकर यहाँ पर कैद कर लिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने किसी को कैद नहीं किया, मैं तो बस तुम लोगों को यहाँ पर खेलने के लिए लाई थी। बहुत साल पहले मैं भी यहाँ पर रहती थी, मेरा रंग हरा होने के कारण कोई गाँव का बच्चा मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता था और मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए तरसती थी। गर्मियों का समय था, गाँव का कोई बच्चा भी मेरे आसपास आना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं इस पेड़ पर अकेले चली आई आम खाने के लिए। मैं पेड़ पर बैठकर आम खा ही रही थी कि तभी मेरा पैर फिसला और मैं पेड़ से धड़ाम से नीचे गिरी सर के बल। मेरे सर में बहुत चोट लग गई थी, मेरे सर से खून बहता रहा, पर किसी को पता नहीं चला कि मैं इस पेड़ के पास बैठी हुई हूँ। अगर उस समय मेरा कोई दोस्त होता तो वो मेरे माँ बाप तक ये खबर पहुँचा देता और शायद आज मैं जिंदा होती, पर मेरा कोई दोस्त ही नहीं था। मैं बचपन से हमेशा अकेले ही रही। ज़्यादा खून बहने के कारण मेरी मौत हो गई और तब से मैं इस गांव के हर एक बच्चे से नफरत करती हूँ। मैं जानती हूँ नैना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर जो अब तुम करने जा रही हो ये सही नहीं है। हम लोगों को अपनी दुनिया में रहने दो और तुम अपनी दुनिया में चली जाओ। इतना कहकर मीना अपने साथ लाई हुई गंगा जल का पानी उसके ऊपर छिड़क देती है और वह चुड़ैल वहीं पर जलकर राख हो जाती है और सारे बच्चे उस पेड़ के बाहर आ जाते हैं और सबके माँ बाप बाहर खड़े होते हैं और फिर गांव वाले उस पेड़ को जला देते हैं। चुड़ैल का एसी ढाबा। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उसमें कार्तिक और उसकी पत्नी काव्या और उनका बेटा राजू रहता था। राजू अपने पिताजी के साथ खेत पर मेहनत करता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन राजू और उसके पिता खेत में काम कर रहे होते हैं। उस दिन धूप भी बहुत तेज होती है। दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और राजू अपने पिताजी से कहता है,
पिताजी, भूख सी लग रही है, क्या मैं खाने का डब्बा खोल दूं? हाँ बेटा, भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। और वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, पर गर्मी के कारण उन्हें खाने में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। तभी राजू बोलता है, पिताजी, मुझे तो यह खाना खाने का जरा भी मन नहीं है। अरे बेटा, थोड़ा तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। गर्मी की वजह से बुरा हाल है पिताजी, बस मैं पानी पीकर आता हूँ, मुझे नहीं खाना ये खाना। राजू बस पानी पीकर फौरन खेत में वापस आता है और बस काम में वापस लग जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे एक जगह बहुत लंबी लाइन दिखती है। वह दूर से देखने की कोशिश करता है पर उसे साफ नहीं दिखता, तो वह पास जाता है। राजू पास जाता है तो उसे बहुत ठंडी हवा लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो जन्नत में खड़ा है। वो और आगे बढ़ के देखता है तो वहाँ पर एक नया ढाबा खुला होता है और वहीं से यह ठंडी हवा आ रही होती है। राजू वहाँ खड़े लोगों से पूछने लगता है, अरे भाई, ये भीड़ कैसी लगी है, जरा मुझे अंदर तो जाने दो। अरे भैया, कहाँ चले आ रहे हो? देख नहीं रहे हो कितनी बड़ी लाइन लगी है? पीछे लगो लाइन में, अगर एसी में बैठकर खाना खाना है तो। एसी में? अरे हाँ भैया, ये एसी ढाबा है, अंदर पहले से ही बहुत लोग बैठे हैं। जब वे बाहर आएंगे तब हमारा नंबर आएगा, फिर हम अंदर जाकर ठंडी हवा में बैठकर गरम गरम खाना खाएंगे। पर ये तो बहुत महंगा खाना होगा ना? अरे नहीं भैया, ये तो इतना सस्ता खाना है कि घर से भी सस्ता। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भी यहाँ आकर रोज खाना खाया करो। राजू यह सुनकर बड़ा खुश सा हो जाता है और लाइन में लग जाता है। और वो सुबह से भूखा भी होता है तो उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा होता है। अंदर जाते ही सबके चेहरे पर अलग सी ही खुशी होती है। उनके पसीने तो मानो फुर हो जाते हैं और बस चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा। अरे भाई, ये एसी तो मानो बहुत ही कमाल की चीज है, पर ये छोटे से गांव में ये एसी ढाबा खोला किसने है? अरे भाई, ये तो एक औरत ने खोला है, देखना अभी आएगी वो खाना लेकर। उस आदमी को बस इतना कहना था, तभी वो लड़की वहाँ पर खाना लेकर आ जाती और दोनों को उनकी थाली देकर कहती है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, एसी की ठंडी हवा में गर्मा गर्म खाना खाओ, आओ आओ जल्दी जल्दी आओ, पेट भरकर खाओ और पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। राजू के पिता राजू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है। अरे कहाँ था इतनी देर से बेटा? अरे क्या बताऊँ पिताजी, मैं रास्ते से वापस आ रहा था और मुझे वहाँ पर एक एसी वाला ढाबा दिखा। वहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतना स्वादिष्ट खाना, क्या ही बताऊँ, वो भी सिर्फ 5 रुपए में भर पेट। मज़ा ही आ गया ठंडी ठंडी एसी की हवा में खाना खाने में, और स्वाद का तो क्या ही कहूँ, घर से भी अच्छा। माँ, अब आप मेरे और पिताजी के लिए खाना मत बांधना, हम दोनों वहीं से ही खाना खाएंगे रोज। ठीक है बेटा, इसी बहाने मुझे भी फुर्सत मिलेगी। और राजू उस रात बहुत अच्छी नींद सोता है और सवेरे सवेरे फिर अपने पिता के साथ उस ढाबे में खाना खाने चला जाता है। गांव के लोग जो पहले गर्मी से परेशान थे, अब वही लोग उस ढाबे में ठंडी हवा में गर्मा गर्म भोजन का आनंद ले रहे थे। और राजू भी अब रोज उस ढाबे का खाना खाता है। पर एक दिन रात में राजू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगती है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जाता है और राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हरिया के माँ बाप उसके चिल्लाने की आवाज़ से वहाँ पर आते हैं, पर डॉक्टर के पास पहले से ही पेट दर्द वालों की लंबी लाइन लगी हुई होती है और सारे के सारे पेशेंट्स दर्द में तड़प रहे होते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये अजीब सी बीमारी इतनी तेज कैसे फैल गई, पर इस दर्द के बारे में सिर्फ एक ही शख्स को पता है, वो है चंपा, एसी ढाबा चलाने वाली औरत। औरत नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल। हा 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 हा, मेरी ये तरकीब धीरे धीरे काम कर रही है। पूरे गांव में धीरे धीरे मेरी बनाई हुई बीमारी फैलती जा रही है और इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। हा हा हा, एक दिन पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाएगी। धीरे धीरे कर पूरे गांव के लोग उस एसी ढाबे का खाना खा खा कर बीमार होते जा रहे हैं, पर पूरी दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं था। लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। और चुड़ैल यह सब देखकर बहुत खुश होती है और रोज अपना ढाबा खोलकर लोगों को जादुई खाना खिलाती है।
एक दिन दूसरे गांव से बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा आते हैं और उनके साथ राजू के पिता भी होते हैं जो उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। अरे बाबा, यहाँ पर एक नया एसी ढाबा खुला हुआ है जहाँ का खाना मेरे बेटे ने खाया था। जब से उसके पेट में दर्द रुक ही नहीं रहा है। आप एक बार वहाँ चलकर देखिए वहाँ पर क्या समस्या है जिसकी वजह से पूरा गाँव वहाँ का खाना खाकर बीमार है। बाबा राजू के पिता के साथ एसी ढाबे में जाते हैं। बाबा चंपा को देखकर पहले ही समझ जाते हैं कि यह कोई मामूली औरत नहीं है। अरे बाबा, ये लो मेरे हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना। हाँ, रख दो इधर। बाबा खाने को बहुत ध्यान से देखते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि खाना जादुई है। वो प्लेट में से एक रोटी लेकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जब बाबा गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि लोग कैसे पेट दर्द से तड़प रहे हैं। ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए कि कोई इतने सस्ते में एसी में बैठा कर खाना क्यों खिला रहा है। मैं तो उस औरत को देखते ही समझ गया था कि वो कोई मामूली औरत नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे बाबा? आप ही इस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़वाइए और हमें इस बीमारी से मुक्त कराइए। आज मैं एक जब्त करूंगा और उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम सब परेशान मत हो। उस रात बाबा बहुत बड़ी पूजा करना शुरू करते हैं। ओम क्लीम क्लीम स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा। काफी देर पूजा करने के बाद बाबा उस थाली को अपनी हाथ में लेते हैं और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर उसे हवन में डाल देते हैं और ऐसा करते ही उधर चुड़ैल की एसी में आग लग जाती है। आग, ये कैसे हो गया? इस एसी में तो आग लग ही नहीं सकता था। और उसके बाद वो चुड़ैल भी वहीं पर जलकर राख हो जाती है और उस चुड़ैल का ढाबा भी वहीं पर जल जाता है और सभी गांव वाले पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और बाबा को शुक्रिया कहते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।